Good morning, students. I welcome you again to the next lecture of our chemistry. That is chapter 2 we are doing, and we are doing atomic structure. We have done number of things. We have done wave nature of matter and wave particle nature as well as of light. We have studied, and we have done photoelectric effect. We have done black body radiation. We have done electromagnetic rays when electric and magnetic field are perpendicular to each other. So number of things we have done. So even I told you about visible spectrum. तो सपोज हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके अंदर का जो विजिबल रीजन है बेटा वही हम देख पाते हैं, और विजिबल रीजन से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी भी नहीं हम देख पाते, वेवलेंथ और ऊपर वाली भी नहीं हम देख सकते। तो आज मेरे पास नया टॉपिक है आपके लिए जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो आइए आज हम पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पहले हम बात करें सूरज की और उसकी रोशनी की। आपको सबको पता है कि सन से वाइट लाइट आती है, ठीक है, और अगर हम इसको प्रिज्म के अंदर से पास करें वो सीरीज ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, बैंड में स्प्लिट हो जाती है। इसको हम रेनबो ऑफ कलर बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो हमें अलग अलग कलर मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और फिर मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हर शाम के समय आपका जो स्काई रेड की हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इस करके हमें शाम को स्काई इसलिए रेड दिखता है क्योंकि उस समय सूरज और धरती के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन near the evening time, okay, 6 to 7 p.m. when the sun is declining, when the sun is going down. So it is at the maximum distance from earth. Due to this reason we see red or orange color in the sky. You all have seen it, आप सभी ने देखा होगा। सो बेटा बायलिंगुअल हिंदी में मैं इसलिए ज़्यादा कवरेज करवाता हूँ ताकि आपकी पूरी क्लास को समझ आ जाए। आई हैव नो प्रॉब्लम इन टीचिंग यू इन इंग्लिश, no problem at all, but I always use both the languages so that everybody can understand, everyone out of your class can understand. और दोपहर में आपको ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि तब सन की और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब सिमिलर स्पेक्ट्रम रेनबो के समय भी आपको देखने को मिलती है स्काई में। और वो रेनबो कैसे बनती है? सिंपल, आपको पता है बारिश होती है तो जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं, और जब हम उस प्रिज्म्स के थ्रू देखते हैं तो हमें क्या दिखती है? रेनबो दिखती है। अच्छा, जो मैंने जैसे आपको बताया जो रेड कलर होता है, देखो इसको हम लोगों ने ऑरेंज कलर से भी अंडरलाइन किया। रेड कलर जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, जबकि वायलेट कलर जो सबसे छोटी वेवलेंथ का होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। एंगल्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड, इसको नोन बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इन जो बैंड हमको मिलते हैं इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस कलर आपको मिलते हैं, बीच में जैसे एक कलर ख़त्म हो रहा है साथ ही दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है, यानी एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है। इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, सो वायलेट इंडिगो में मर्ज होता है, इंडिगो ब्लू में, ब्लू होता है ग्रीन में, सो ऑन। तो आपको बीच में कोई भी डार्क लाइन नहीं मिलती, एक कलर ख़त्म होता है तो दूसरा कलर शुरू हो जाता है। अब हम करने वाले एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बेटा जिस तरह से हर बंदे का फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, इसी तरह हर एटम की स्पेक्ट्रम भी अलग होती है। अब उस एटम की स्पेक्ट्रम हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? दो तरीके हैं हमारे पास। एक मेथड है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक मेथड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक मेथड है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन। दो स्पेक्ट्रम हमारे पास हैं, दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। सो आइए मैं आपको सबसे पहले इनका ना सेटअप समझा देता हूँ, फिर हम वापस आते हैं। सो बच्चों, ये है मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये मैं बना रहा हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ हाइड्रोजन की। सबसे पहले कैसे करना है आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपके पास स्लिट है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे और उसको अपने कैथोड और एनोड से अटैच किया हुआ है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बेटा जो हमने कैथोड एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसी की तरह यहाँ पे हमने बस वहाँ पे हमने कोई वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस ले ली है। तो इस हाइड्रोजन गैस से हमें मिलेगी वाइट लाइट,
और इस हाइड्रोजन और हमने पास करना है इसमें से लाइट को। सो जब लाइट यहाँ से पास करके हाइड्रोजन को क्रॉस करती हुई आएगी तो वो स्लिट के अंदर से हमने लेके जानी है ताकि उसकी बीम बन जाए। तो जब बीम बन जाएगी उसको जब हम प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे तो हमको मिलेंगे बेटा अलग अलग तरह के कलर, रेड, ब्लू, वायलेट, ठीक है। सो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको एक तरह से ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रही है। मीन्स एक कलर ख़त्म होगा तो अगला कलर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन। अब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का भी समझ लो। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम से कैसे डिफरेंट है। एमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा सोर्स हमारे पास पहले था, यानी जिसकी भी हमने स्पेक्ट्रम लेनी होती थी वो हमारे पास स्टार्टिंग में दिया होता था, है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है। यहाँ पे सिस्टम उल्टा है, यहाँ पे सीधा सनलाइट आएगी, उसको स्लिट के अंदर से पास करेंगे ताकि उसकी बीम बन जाए। उसको NaCl सोल्यूशन के अंदर से पास, जिसकी भी आपने स्पेक्ट्रम लेनी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालनी है, बस आपने बीकर में वो सोल्यूशन ले लेना है। सपोज यहाँ पे कॉमन सॉल्ट की हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाली है, दैट इज़ NaCl की। तो सनलाइट स्लिट के अंदर से पास होके NaCl, जो बीकर में NaCl सोल्यूशन है उसके अंदर से वो पास होएगी और फिर उसको हमने प्रिज्म के ऊपर ट्रांसमिट करना है। तो जब वो प्रिज्म के ऊपर टक जाएगी तो वहाँ से वो डिस्पर्जन होएगी। ऑब्वियसली आपको पता स्कैटरिंग होएगी लाइट की अलग अलग एंगल पे। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, पर यहाँ पे आपको बीच में डार्क लाइंस मिलेंगी, तो इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। कम टू मी आफ्टर 5 मिनट्स, कम टू मी, आई विल कॉल यू। सो जिस तरह से हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम होती है, आई विल कॉल यू, उसके अंदर हमारे पास बेटा किसी भी तरह का बैंड नहीं होता। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास बैंड आएगा ही आएगा। अच्छा, अब ये वाली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। सो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब आपको पिक्चर मिलेगी, आपको उसके बीच में डार्क लाइंस मिलेंगी, कलर आएगा, फिर डार्क लाइन आएगी, कलर आएगा, फिर डार्क लाइन आएगी। सो ये है बेटा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। डिफरेंस क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास पहले हमारा सैंपल होता है, सैंपल में से हम लाइट पास करते हैं, फिर वो जाके पहुंचती है प्रिज्म पे, प्रिज्म स्प्लिट करता है लाइट को अलग अलग एंगल में, और यहाँ पे हमें किसी भी तरह का डार्क बैंड नहीं मिलता। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? सबसे पहले सनलाइट है, उसको हमने पास करना है हमारे सोल्यूशन में से, फिर उसके जिसकी आपने स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करनी है, फिर उसको हमने प्रिज्म में से पास करना है, और यहाँ पे जब हमें ऑब्टेन होगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो उसमें डार्क बैंड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, और जो हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम होती है वो कंटिन्यूस। आइए इसका टेबल करें, डिफरेंस करते हैं इसके बीच में। सो देखिए पहला पॉइंट, emission spectrum is obtained when radiations emitted by the excited substance are analyzed with spectroscope। तो emission spectrum कब obtain होती है? जब कोई भी हमारा जो substance है उससे जो radiation है उनको हम spectroscope की मदद से देखते हैं। अच्छा, absorption spectrum क्या होता है? absorption spectrum is obtained when the white light is first passed through the substance। हो गया ना? तो white light को पहले substance के अंदर से पास करना है, तो सब्सटेंस गैशियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। एंड व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड लाइट इज़ एनालाइज्ड विद द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा जो सब्सटेंस है जिसकी हमने स्पेक्ट्रम निकालनी है वो पहले होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस बाद में होता है, पहले लाइट उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट कलर लाइंस होती हैं और उनके अंदर डार्क स्पेसेस होते हैं, पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस की बनी होती है, और यानी ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी, अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी इसको गिना जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक एक के बाद डेफिनेशन फिर देख लें। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है?
emission spectrums, emission spectra emission spectra are obtained when the radiation emitted from substance that have absorbed energy either by passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating the substance to higher temperature are analyzed with the help of spectroscope. Atom, molecule or ions that have absorbed radiations are said to be excited. For example, when the gases or vapor of chemical substance are heated by electric spark, ठीक है, light is emitted. The color of the light depend upon the substance under investigation. For example, sodium or salt of sodium gives off yellow light when potassium or salt of potassium produces violet color. सो अलग अलग जो आपके एलिमेंट है ना बेटा, अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको एक्साइट करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की लाइट एमिट करते हैं, और इनके जो कलर होता है ना बेटा, वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आप कह सकते हो वायर है, उस वायर के ऊपर हम थोड़ा सा जो हमें केमिकल दिया हुआ है वो ले ले और उसको हम लेकर जाएं जी अपने ये स्पिरिट लैम्प की फ्लेम के अंदर, और अगर फ्लेम का जब हम उसको सब्सटेंस को फ्लेम में बर्न करें, जिस तरह का कलर आता है वो उस सब्सटेंस की, उस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस प्रूव कर देता है. ठीक है, इसको कलर टेस्ट भी बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्लेम में कलर आ रहा है बेटा, येलो कलर की लाइट आ रही तो सोडियम है, अगर वायलेट कलर की लाइट आ रही है तो पोटाशियम है. ठीक है, तो इनसे हमें अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाती हैं. और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ये स्पेक्ट्रम होती हैं ना बेटा, ये एक तरह से फिंगरप्रिंट होती हैं. एक स्पेक्ट्रम को रीड करके आप बता सकते हो कि कौन सा सोल्यूशन में एलिमेंट है, ये किस चीज़ का सोल्यूशन है. जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आज मैंने आपको NaCl की कराई, तो आप देख के बता सकते हो कि ये जी NaCl की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. फिर उसके बाद सच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं क्योंकि these are emitted radiation from atom by the application of heat or any other form of energy. The pattern of line in the spectrum of an element is characteristics that the element, वही मैंने आपको बताया, फिंगरप्रिंट वाली बात आ गई, and different from those of all other element. In other words हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट एक यूनिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है irrespective of even the form in which it is present. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती हैं 589 नैनोमीटर पे और 589.6 नैनोमीटर पे इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम. तो अगर कहीं पे भी आपको 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर पे पीक मिल रही है एक ग्राफ के अंदर, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि इसमें सोडियम प्रेजेंट है. देख रहे हो कि नंबर लिंक कर रहे हैं कौन सा एलिमेंट होगा. It is for the reason that the line spectrum are also regarded as fingerprint of atom. और absorption spectrum तो मैंने बेटा आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था. ठीक है, सो आइए जरा इसको भी एक बार रीड कर लें. When a continuous electromagnetic radiation is allowed to pass through a gas or a solution of some salt and the transmitted light is analyzed, it obtained a spectrum in which dark lines are observed and otherwise continuous spectrum. या तो आपको डार्क लाइंस देखने को मिलेंगी या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगी. These dark lines indicate that the radiation of corresponding wavelength has been absorbed by the substance from the white light. Such a spectrum containing few dark lines due to absorption of light is known as absorption spectrum. तो आपको डार्क लाइन क्यों नज़र आ रही है यहाँ पे? डार्क लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया. सो जिस स्पेक्ट्रम में लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो नाम ही पड़ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और जिस स्पेक्ट्रम में आपकी लाइट एमिट हो जाती है, एमिट होके आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम. तो ये आज का मेरा लेक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ना. कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप गूगल मीट के ऐप वाली हमारी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो. मैं आपको सारे डायग्राम्स देने भेजूँगा, आपको नोट्स भेजूँगा जो आपको कॉपी में लिखने होंगे. एमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड उनके डिफरेंसेस भी. सो आज का लेक्चर यहीं तक था. स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक.